नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता होगा, हम लोग सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रश्न पत्र है हम उसको एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो कि आ चुका है साथियों। इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या करेंगे, आपका पेपर जो है परसों होना, मतलब 20 तारीख को 20 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है और आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो साथियों बस इतना कहना, जो जितने भी प्रीवियस ईयर हम लोग प्रश्न पत्र अभी तक करवाए हैं उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रश्न काफी बार रिपीटेड होते हैं परीक्षा में। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे कौन सा हमारा प्रश्न क्या है, जो 30 प्रश्न हमारे सीडीपी के रहेंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न है, एक बार इसको भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, दिया है एक पेंसिल को पकड़ना। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौन से कौशल का उदाहरण है। एक पेंसिल को पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है, और एक फुटबॉल को धकेलना मतलब पैर से धक्का देना या फिर हाथ से उसको धक्का देना, फेंकना, कौन से कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक कौशल, बी है सामाजिक और भावनात्मक कौशल, सी है सकल गतिक और सूक्ष्म गतिक कौशल, और डी है भावात्मक और सामाजिक। तो एक पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, ये तो सामाजिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से आएगा नहीं इसके अंतर्गत, और ना ही सामाजिक भावनात्मक होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला या दूसरा में से होगा, क्योंकि एक पेंसिल को पकड़ना, पेंसिल को क्या करता है, बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा रहता है, शिशु रहता है, वो क्या करता है, अपने हाथों के द्वारा, अपने अंगूठों के द्वारा क्या करता है, अपनी उंगलियों के द्वारा उसको क्या करता है, पकड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, ये क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। इसके बाद जबकि फुटबॉल को धकेलना, फुटबॉल को बच्चा क्या करता है, ये क्या होता है, इससे बड़ा कौशल होता है हमारा जो सकल कौशल होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चा, जैसे पैर से क्या करता है, फुटबॉल को मारता है, दौड़ता है, चलता है अपने घुटनों से, मतलब क्या करता है, ये अपने कार्यों, अपने पैरों के द्वारा इन सब चीजों को, कार्यों को करता है। तो ये सब क्या होता है, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, अपने पैरों का उस पर प्रयोग कर रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, सकल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो एक पेंसिल को पकड़ना हमारा पहले होगा सूक्ष्म गतिक कौशल, और फुटबॉल को धकेलना हमारा होगा क्या, सकल गतिक कौशल। ऑप्शन पहला ही देखिए हमारा जो होगा वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है कि विकास का सिद्धांत जो होता है हमारा, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए, पहला दिया है विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए देखिए क्या होता है, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, अनिरंतर प्रक्रिया है। बी कहता है बच्चों की विकास दर में, बच्चों की विकास दर में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सी कहता है क्या, कि विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। और डी देखिए क्या कहता है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास क्या होता है, अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये तो हमारा सही कथन दिया है। विकास वातावरण और पर्यावरण के फलस्वरूप घटित होने वाली प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। बच्चों के विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूछा नहीं तो विकास एक अनिरंतर नहीं बल्कि क्या होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो क्या होता है, गर्भावस्था से क्या होता है, जीवन मतलब पर्यंत, जीव मृत्यु पर्यंत क्या होता है, ये चलता है। तो हमारा क्या होगा, पूछा नहीं तो विकास एक अनिरंतर नहीं बल्कि क्या है, निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए वाला जो दिया वही क्या होगा, हमारा यहाँ पर सही होगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया डैश डैश और फिर डैश दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं होती है। मतलब इसमें से डैश डैश करके पूछा है कौन सी प्राथमिक और बच्चों की, जो हमारी बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं उनकी प्रारंभिक जो कौन सी संस्थाएं, सामाजिक प्रारंभिक संस्थाएं मानी जाती है। ऑप्शन ए दिया है धार्मिक स्थल और कानून माने जाते हैं, बी है आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां क्या मानी जाती हैं, सी है प्रिंट या मुद्रक मीडिया और विद्यालय माने जाते हैं, डी है परिवार और आस पड़ोस। तो आप पढ़ते हुए आएंगे, सीटेट में बार बार पूछता है कि जो परिवार होता है वो विद्यार्थियों का, शिशु का क्या होता है, प्राथमिक शिक्षक माना जाता है, और जो आस पड़ोस होता है वो क्या होता है, द्वितीय शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक है, सॉरी प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सही होगा, परिवार और आस पड़ोस। ऑप्शन जो हमारा डी दिया वही क्या होगा, कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सामाजिकरण जो होती है उसकी संस्थाएं के रूप में जाने जाते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो दिया है वही सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित करते हैं।
मतलब किस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक स्तर और क्या करते हैं, न्याय के प्रति क्या होते हैं, उसके प्रति क्या होते हैं, एक समझ को विकसित करते हैं। ऑप्शन ही दिया है, क्या वो संवेदीगामक अवस्था होती है, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक अवस्था होती है। तो एक बच्चे में अपने सामाजिक मुद्दों और उसके न्याय के प्रति जब समझ हो जाती है तो कौन सी अवस्था होती है, जीन प्याजे जो चौथी अवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑप्शन देखिए जो डी दिया वही क्या होगा हमारे यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से मतलब जब पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। मतलब विद्यार्थी को जब कहा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, कहा जाता है तो वो उस चीज को कर लेता है, लेकिन जब मौखिक रूप से उसको जब पूछा जाता है तो उसमें क्या होती है, उसको समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जीन पियाजे के पूछा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन ये दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी कहता है संवेदीगामक अवस्था और डी कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, क्या मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक कि संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये समस्याएं आती हैं। तो ये समस्याएं किसमें आती साथियों, ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जीन पियाजे की जो अवस्था होती है इसमें क्या है, बच्चा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, संरक्षण, क्षेत्रफल, भार इत्यादि चीजों में संकेतों के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे वो समझना शुरुआत करता है, उसको समझने लगता है। तो इस चीजों को क्या कर रहा है, छड़ है उसको लंबी है समझ नहीं पा रहा है, ये सब चीजें किसमें होती है, तो इसको समझने लगता है। जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कितने से कितने वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष तक क्या होती है अवस्था चलती, इसी में होता है। ऑप्शन हमारा जो पहला दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। मतलब निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बी है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, सी है आंतरिक वाक और डी है आत्मकेंद्रित वाक। तो आंतरिक वाक, आत्मकेंद्रित वाक ये सब किसके हैं, ये वाइगोस्की का दिया गया है। इसके बाद ये तीनों किसके होंगे, तो ये तीनों वाइगोस्की से संबंधित, लेकिन ये क्या सामाजिक अनुबंधन जो हमारा अभिविन्यास दिया है ये लॉरेंस कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का तीसरा चरण होता है उसका क्या है 5वां भाग होता है। हमने बताया कि उन्होंने अपने 3 चरण और 6 सोपान दिए हैं, तो जो उसमें लास्ट वाला जो हमारा तीसरा चरण होता है उसमें जो भाग होता है उसमें 5वां भाग ये होता है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें बच्चा क्या करता है समाज के प्रति क्या होता है, उसके दृष्टिकोण के प्रति क्या होता है, समाज के दृष्टिकोण के प्रति कोई भी कार्यों को करना चाहता है। तो ऑप्शन हमारा जो पहला दिया है वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को किस चीज को पाने में मदद की थी, बस इतना समझना है। ऑप्शन ए दिया है स्वकेंद्रिता को, बी है अपरिवर्तनीय सोच, सी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम जेडपीडी कहते हैं, डी है जैविक परिपक्वता। तो जैविक परिपक्वता अपरिवर्तनीय सोच स्वकेंद्रिता बात नहीं है, हमारा ये क्या होता है जेडपीडी जो हमारा देता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमारा होता है, जिसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पहाड़, ढांचा निर्माण इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा अपने क्या करता है बड़ों से सहयोग प्राप्त करके किसी भी कार्यों को वो करना चाहता है और उस कार्यों को जब वो पहुंच जाता है, जब मदद मिलने के बाद तो उस कार्यों को करना प्राप्त कर लेता है, अपने मंजिल तक वो पहुंच जाता है। ऐसे हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। मतलब किस सिद्धांतकारी ने संदर्भ में अधिगम में किसने संरचनावाद पर जोर दिया, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत किसका है। ऑप्शन ए क्या बी एफ स्किनर का है, बी है क्या लॉरेंस कोहल वर्ग का यह सिद्धांत है, सी है लेव वाइगोस्की का है और डी है सिगमंड फ्रायड का है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सामाजिक अधिगम, सामाजिक संरचनावाद या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। ऑप्शन हमारा देखिए जो सी दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, लेव वाइगोस्की का इन्होंने सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है हमारा कि करके सीखना
खोजी अधिगम और सहभागिता। प्रश्न को पढ़िए, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं, मतलब किस कक्षा की विशेषताएं, मतलब किसी भी कार्यों को करना, उसको खोजना मतलब उसका अवलोकन करना, और सहभागी अधिगम मतलब साथ साथ बच्चे उस कुछ चीज को करते हैं, सीखते हैं। ये किस प्रकार की विशेषताएं, क्या वो व्यवहारवादी विशेषताएं होती हैं, क्या प्रगतिशील होती हैं, क्या अध्यापक केंद्रीय होती है, निष्क्रिय होती है। तो निष्क्रिय की बात ही नहीं कर रहा है ये, ना व्यवहारवादी ना अध्यापक, बल्कि क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता को ये बता रहा है, प्रगतिशील विद्यार्थी की विशेषता को बता रहा है। देखिए, करके सीखना, बच्चा कोई भी नए नए कार्यों को करेगा, उसको पहले क्या करेगा, कार्यों को खोजेगा, समझेगा, अवलोकन करेगा, तर्क वितर्क करेगा, उस पर चिंतन करेगा, और अपने मित्रों सहपाठियों के साथ क्या होगा, वो कक्षा कक्षा में उस चीज को सीखेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन का, प्रगतिशील शिक्षा इसके अंतर्गत आएगी। ऑप्शन बी जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। मतलब राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ उसको नृत्यांगना भी आता है। इस प्रकार से हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि। ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, बी है भाषाई बुद्धि, सी है शारीरिक गतिक संवेदिक, और डी है संगीतात्मक। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, तो उसके अंदर क्या अंतर्व्यक्ति बुद्धि होगी, भाषाई होगी, या संगीतात्मक होगी। नहीं, बल्कि अंदर उसके अंतर्गत क्या होगी, ऑप्शन सी हमारा जो दिया है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उसके अंतर्गत होगी। क्योंकि क्या है, खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, तो इसके अंतर्गत हमारा सी ऑप्शन शारीरिक गतिक कौशल जो हमारे होते हैं, जिस प्रकार से वो क्या कर रही है, कार्यों को कर रही है। ऐसे में क्या होते हैं, बहुत से मतलब जो अभिनेता होते हैं, शिक्षक होते हैं, इत्यादि चीज क्या होते हैं, इसके अंतर मूर्तिकार होते हैं। ये सब चीजें किसके शारीरिक गति के अंतर्गत आते हैं, अपने कार्यों को क्या करते हैं, अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, इत्यादि चीजों के द्वारा वो क्या करते हैं, गति कौशल प्रदान करके कार्यों को वो करते हैं। तो ऑप्शन जो सी दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हमारा, दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करता है, क्या मातृभाषा को, क्या विदेशी भाषा को, या फिर अंग्रेजी भाषा को, कि केवल सांकेतिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी इसी पर जोर देती है, वो मातृभाषा बहुभाषा पे बात करती है। तुम्हारा ये सब बातें क्या है, कट जाएंगी। तो ऑप्शन पहला ही क्या होता है, मदर टंग हमारे, अर्थात मातृभाषा में उन्होंने शिक्षा देने की बात कही है। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कही है, मातृभाषा शिक्षा के लिए जोर दिया है। ऑप्शन पहला ही वाला जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन देखिए पढ़िए, ऑप्शन पहला, लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। बी है, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। सी है, लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता होती है। डी है, लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो पूछा है कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन देखिए पहला, ये सब चीजें क्या सही है, ये सब लिंग रूढ़िवादिता को नहीं दर्शा रहे हैं ना। देखिए ये भी दर्शा रहा है ना ये, लेकिन बी वाला देखिए, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने और भावुक भावुक होती, कोमल और भावुक होती, ये बातें क्या होती है यहाँ पर, इस चीज को दर्शा रही है, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए हमारा जो बी दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिया, देखिए क्या दिया है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें बच्चों को स्टैंडर्डाइज नहीं करना है। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी कक्षा कक्ष में उपस्थित है, तो ऐसे में अध्यापिका को मानकीकृत वहां पर पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं करना है। ये तो बातें सही है, बचना चाहिए। बात देखिए बचना चाहिए कहा है, ये तो बात सही है। लेकिन अगला देखिए, बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं जब वो बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, कि बच्चे जब आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तब अच्छे सीखते हैं कि बाह्य रूप से। तो ये बातें तो गलत होंगी, क्योंकि बच्चे जब आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो अधिकतर क्या होते हैं, बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से कब सीखते हैं, जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन देखिए सही है, लेकिन देख लीजिए ये तो ऐसे ही हो गया, ए सही है, इसमें भी बात, लेकिन देखिए सी वाला दिया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा सी वाला ऑप्शन देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा प्रश्न जो बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए है, प्रदूषण क्या होता है। बी है, प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है। सी है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। डी है, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से
कर सकते हैं। तो बच्चा क्या करे, सृजनात्मकता उसके अंतर्गत समस्या समाधान कौशलों को अगर बढ़ाना है तो क्या होगा, क्योंकि सृजनशील बच्चे जो होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रतिभाशाली सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर होती है टर्मन के अनुसार। और ये क्या होते हैं, नए नए कार्यों को करना सीखते हैं, जानते हैं, और उसके लिए क्या होते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहते हैं। हमारा डी ऑप्शन देखिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात क्या कर रहा है, देखिए अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। इस पर बच्चा क्या करेगा, अनेकों प्रकार से सोचेगा, तर्क करेगा, चिंतन करेगा, आदि इत्यादि चीजों करके क्या होगा, अपनी समस्या का समाधान वो करेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, बी है माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना वह क्या करने में असक्षम है, सी है विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, डी है देखिए विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होगा, बाकी तुलना करना, असक्षम करना और प्रदर्शन के आधार नामनीकरण करना, ये सब बातें क्या होती है, नकारात्मक होती है। ऑप्शन देखिए डी क्या कहता है हमारा, इसको एक बार देखिए ध्यान से, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस किए जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, यह किसका होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा क्या मतलब, ऑप्शन देखिए पढ़िए ध्यान से। पहला है विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा कहती है, ये तो ऐसे भी आपका गलत हो गया। बी है एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। सी है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग नहीं बांटना, ये तुम्हारी विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने भार डालना, ये भी बात आपकी क्या नकारात्मक है। तो ऐसे में देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या दिया है कि एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कहीं भी किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, भाषा इत्यादि चीजों से वो आते हैं, तो ऐसे हमको सभी का सम्मान करना है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा उपलब्ध करानी होती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। क्या उपेक्षा करना सही है एक विविधता वाली कक्षा में, तो उपेक्षा करने वाली बात तो सरासर गलत है। बी देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, बात सही लग रही है। आगे देख लेते हैं, विद्यार्थियों को सीखने का स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत है। कक्षा में भयभीत वातावरण नहीं प्रदान करना, तो हमारा भी देखिए बी ऑप्शन जो मिला यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। विविधता वाली कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन जो बी दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पठन वैकल्प दिया है। पठन वैकल्प क्या होता है, मतलब डिस्लेक्सिया की बात करता है, से जूझने वाले विद्यार्थियों में और गुडज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थियों में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं, मतलब डिस्लेक्सिया और डिस्कैलकुलिया की ये बात करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, वाचन लिखने और अंकों को हेरफेर में, बी है अंकों के हेरफेर शब्द वर्तनी में, सी है शब्द वर्तनी शारीरिक समन्वय, डी है शारीरिक समन्वय। तो शारीरिक समन्वय बात नहीं करता, ये तो ऐसी डिस्कैलकुलिया क्योंकि आपका गणित संबंधित है। और पठन वैकल्प जो हमारा डिस्लेक्सिया होता है वो क्या होता है, उसको बच्चा पढ़ने में क्या करता है, कठिनाई का अवसर उत्पन्न कराता है, मतलब उसको दिक्कतें होती है पढ़ने में, और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार है। तुम्हारा ऑप्शन देखिए पहला वाला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। दृष्टिबाधिता से है, दृष्टिबाधिता को ध्यान में रखकर प्रश्न को सॉल्व करिएगा। दृष्टिबाधिता की बात कर रहा है, दृष्टिबाधिता जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका क्या करना चाहिए, जितनी हो सके उतनी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। लिखित दृष्टिबाधिता है तो लिखित कहाँ होगा। बी है महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा कैसे उसको दृष्टिबाधित है तो कहाँ से काम करेगा। संप्रत्यय की व्याख्या करने श्यामपट पर आरेख बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगी। लास्ट देख लीजिए, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है उसके सामने हम क्या करेंगे, किसी भी जानकारी को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हमारा डी ऑप्शन देखिए वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बच्चों को हम बोल के उसके माध्यम से क्या बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो डी दिया वही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही? ऑप्शन देखिए ये दिया है, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। क्या प्रतिभाशाली अभिसारी तरीके होते हैं? ये तो देख लेते हैं आगे। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, ये तो ऐसे गलत हो गया। वे नए क्रियाकलापों को करने में जोखिम टालते हैं, जोखिम टालते नहीं, करना चाहते हैं। डी है, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन होता है, और ये अभिसारी ने अपसारी चिंतन इनके अंतर्गत पाया जाता है, और मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो दिया है वही क्या होगा? प्रतिभाशाली सृजनशील विद्यार्थियों के लिए सही माना जाता है। ऑप्शन डी जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए हमारा कथन दिया, देखिए एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। कक्षा की बात है तो सही है। अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत इत्यादि चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, बात सही है। देख लेते हैं आगे कारण क्या है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में करते हैं, मतलब वातावरण के बारे में क्या करते हैं? सृजन करते हैं। ये भी बात है आपकी क्या सरासर सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला वाला जब सही हो जाएगा तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कथन दोनों सही दिए गए, कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो किसके लिए? सांस्कृतिक को ध्यान में रखिएगा, सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण विचार रखा है? क्या मनोविश्लेषणात्मक होता है? क्या व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद या नैतिकवाद? तो नैतिकवाद, व्यवहारवाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक की बात कर दिया है, तो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? कौन सा एक नए अधिगम के संप्रत्यय को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए देखिए, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सही है। आगे देख लेते हैं, नए ज्ञान को विद्यार्थियों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ना, ये कुछ हद तक विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर, ये तो ऐसे गलत हो गया। विद्यार्थियों को पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, ये भी गलत है। बाकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ना है गलत। लेकिन विद्यार्थियों को हमारा देखिए ऑप्शन निम्न में से कौन सा कथन नए सब प्रत्यय को अधिगम बढ़ावा दें, नए ज्ञान को उनको क्या करना है? पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो विद्यार्थी किसी भी कार्यों को आसानी से समझेंगे और उसको सीखने में क्या होगी? उनकी रुचि भी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम उत्तर मतलब कम आंकता है, मतलब कम रूप से, मतलब किसको कम रूप में देखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन, अन्वेषण। तो सक्रिय रूप में ये सब क्या होंगे? तीनों सकारात्मक, लेकिन कंठस्थ कराना क्या, ये नकारात्मक शब्द है। हमारा ऑप्शन ए वाला जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। मतलब रेणु जो होती है वो हमेशा क्या होती है? किसी भी समस्या को लेकर उस पर क्या करती है? अनेक प्रकार से विचार करती है और लास्ट में आकर क्या प्राप्त करती है? वो सही समस्या का समाधान कर लेती है, ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार का सोच का प्रयोग कर रही है? अपसारी, अभिसारी, आत्मकेंद्रित, अतार्किक। तो आत्मकेंद्रित, अतार्किक, अभिसारी नहीं, बल्कि क्या कर रही है? अपसारी चिंतन का वो प्रयोग कर रही है। ऑप्शन पहला ही जो दिया है, क्योंकि क्या कर रही है? अपसारी चिंतन का मतलब ही होता है किसी समस्या के प्रति क्या करना है? अनेकों प्रकार से तर्क वितर्क सोच स्थापित करना, यही हमारा क्या होता है? अपसारी सिद्धांत्मक चिंतन कहलाता है। सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चों में अपसारी चिंतन पाया जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों में से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना तो ना सीटेटली नकारात्मक हो गया। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखना, यही बात नहीं है। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने के लिए, ये भी नहीं है। डी देखिए क्या कहता है, अधिगम कमियों का विश्लेषण करना, जिनकी वजह से त्रुटि हुई है विद्यार्थियों को तदनुसार क्या करना? सहायता प्रदान करना। पहले हमको जानना है विद्यार्थी कहाँ पे त्रुटियां कर रहा है, किस प्रकार से त्रुटियां कर रहा है, उसकी कमियों को जानना, फिर क्या करना है? उसकी समस्याओं को, उसकी त्रुटियों को सही करना। ऑप्शन डी हमारा जो देखिए वहां पे जो दिया है वही क्या हुआ यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी ने उनमें से किस संवेग का अनुभव कर रहा है? देखिए परिणाम क्या अनिश्चित है और विद्यार्थी का असफलता पर उसका ध्यान है। आनंद पर, दुश्चिंता पर, उम्मीद पर, बोरियत पर। बोरियत नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं होगा, आनंद, बल्कि वो क्या कर रहा है, दुश्चिंता उसके अंदर जो होती है वो क्या है, मतलब लगी हुई है। ऐसे में क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि हम सफल हो सकें, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका परिणाम क्या है, अनिश्चित है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि ध्यान असफलता पर ही बार बार जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, इस प्रकार से वो सोच रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए? विद्यार्थियों को किस प्रकार से, किस प्रकार के जो लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित कर प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन ए महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकार, महारत परिहारी, तो असफलता ही नहीं बल्कि महारत उन्मुखी जो लक्ष्य होता है इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, हमें प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए वाला जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार उसे परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी प्रत्यास्मरण, रटना, ध्यान नहीं बल्कि हमारा अधिसंज्ञान, परासंज्ञान, जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, ये हमारी कहलाती है। बहुत ही फेमस है, स्टेट के लिए भी इसको भी देख के जाइएगा। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही है। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु, कौन सी विषय वस्तु का प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब प्राथमिक कक्षा में किसी को हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा विषय वस्तु के लिए सबसे मतलब उपयुक्त क्रम कौन सा होगा? क्या पहले संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र लाएंगे? क्या चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत लाया जाएगा? क्या मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, या संकेत, चित्र? तो ऐसे में बच्चों में क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, मूर्त सामग्री उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद क्या होगा, चित्र, पहले उनको दिखाएंगे, फिर चित्रों के माध्यम से बताएंगे, फिर क्या करेंगे, संकेत के माध्यम से उनको हम ज्ञात कराएंगे, उनको बताएंगे। ऑप्शन सी देखिए हमारा ये क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो साथियों ये थे हमारे 30 प्रश्न जो क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।